हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का मतलब होता है किसी सर्किट में जब हम एक से ज़्यादा रेजिस्टर का यूज करते हैं तब उस सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स को जोड़ने का या फिर एडिंग करने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। किसी सर्किट में जब एक से ज्यादा रेजिस्टर को जोड़ा जाता है तब जोड़ने की यह प्रक्रिया दो तरह की हो सकती है। सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो सकती है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और एक तीसरा भी हो सकता है जिसे हम इन दोनों का ही मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलेंगे और उसे बोला जाएगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आइए समझते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब होता है किसी सर्किट में जब एक से ज्यादा रेजिस्टर्स को ऐड किया जाता है या फिर एक से ज्यादा रेजिस्टर्स को जोड़ा जाता है तब रेजिस्टर्स को जोड़ने की इस प्रक्रिया को बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर तो कहेंगे द प्रोसेस ऑफ एडिंग या फिर कंबाइनिंग, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग more than one resistor in a given circuit is called combination of resistor. Is called combination of resistor. Now, types of method of combination of resistors. Types of combination of resistors. This may be three types. Number one, series combination of resistors. दूसरा, parallel combination of resistors. Now, parallel combination of resistors. And third one is, इन्हीं दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, जब किसी सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टर्स को जोड़ा जाता है तब जोड़ने की इस प्रक्रिया को बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जब किसी सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टर्स को जोड़ेंगे तो यह जोड़ने का दो प्रक्रिया हो सकता है। एक को बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, दूसरे को बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब होता है जब किसी सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टर्स को बैक टू बैक एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तब उन्हें बोला जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। एंड यदि इन्हीं रेजिस्टर्स को पैरेलली एक दूसरे के समानांतर जोड़ा जाए तो उसे बोलेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और अपनी आवश्यकता के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर मुझे सीरीज और पैरेलल दोनों का यूज करना पड़े तब ऐसे मेथड को हम बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आइए हम लोग समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में मैंने कहा है कि अगर किसी सर्किट में रेजिस्टर्स बैक टू बैक जोड़ा जाए, नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। देखिए, फॉर एग्जांपल अपने पास तीन रेजिस्टर्स हैं। ये तीन रेजिस्टर्स है, ये R1 वैल्यू का रेजिस्टर है, ये R2 वैल्यू का रेजिस्टर है और ये R3 वैल्यू का रेजिस्टर है। इन तीनों रेजिस्टर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, बैक टू बैक जोड़ रहा हूँ, यानी इसके सेकेंड एंड और इसका फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट कर दिया, इसका सेकेंड एंड इसके फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये तीनों रेजिस्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं बैक टू बैक, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद अगर चौथा होता तो वो भी। अब इन तीनों रेजिस्टर्स को मैंने क्या किया, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, किसी बैटरी के साथ
कनेक्ट करिए। इस बैटरी का वोल्टेज V है, यानी ये प्लस टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से V टर्मिनल इधर है तो इधर भी V वोल्टेज और इधर 0 वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए इस वोल्टेज इस बैटरी को लगाने से बैटरी से क्या कनेक्ट हो, क्या जनरेट हो गया, करंट जनरेट हो गया, और करंट का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर पूरे सर्किट में मूव करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये सभी रेजिस्टर्स क्योंकि सीरीज में है, इसलिए यहाँ करंट का कोई डिवीजन नहीं होने वाला। मतलब करंट डिवीजन तब होता है जब करंट को जाने के लिए दो रास्ते या दो से ज्यादा रास्ता मिले। यहाँ करंट जिस एक के पास एक ही रास्ता है और उसी रास्ते से क्या होगा, वो सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए यहाँ करंट का डिवीजन नहीं होगा। जो करंट R1 के पास पहुंचेगा वही करंट R2 के पास भी पहुंचेगा और वही करंट R3 के पास भी पहुंचेगा। ऐसा तब होगा जब सभी के सभी रेजिस्टर्स किसमें हो, सीरीज में होंगे, यानी बैक टू बैक कनेक्टेड हो। ऐसे कंडीशंस में सभी के पास करंट कितना होगा, सेम होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम, यहाँ करंट क्या होगा, सेम होगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ जो होगा वो यहाँ से ज्यादा और यहाँ से ज्यादा और यहाँ से कम होगा। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यदि वोल्टेज ड्रॉप होता है तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर V1 ड्रॉप हो गया और यहाँ पर V2 ड्रॉप हुआ और यहाँ पर V3 ड्रॉप हुआ। बट जो करंट आई यहाँ है वही करंट आई यहाँ है, वही करंट आई यहाँ है और वही करंट आई यहाँ है। यानी R1, R2 और R3 के पास सेम करंट है, लेकिन R1 के पास पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, R2 के पास पोटेंशियल ड्रॉप V2 है और R3 के पास पोटेंशियल ड्रॉप V3 है। क्यों डिवाइड हो रहा है वोल्टेज? वोल्टेज इसलिए डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ का वोल्टेज V है और यहाँ वोल्टेज 0 वोल्ट है। इसका मतलब बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। इसका मतलब कुछ ड्रॉप यहाँ पर हुआ होगा, कुछ ड्रॉप यहाँ पर हुआ होगा और कुछ ड्रॉप यहाँ पर हुआ होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस is distributed at all resistors। यानी हम कह सकते हैं कि नॉट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम इन सीरीज करंट। यहाँ ध्यान दीजिए, करंट तो सब जगह सेम है, बट जो वोल्टेज आपने भी यहाँ जनरेट होकर, जो वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड हुआ है वह वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? तो R1 के पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ, R2 के पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फिर R3 के पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसका मतलब V1, V2 और V3 इन तीनों का इकट्ठा वैल्यू इस V के बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए एक नया टर्म आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या टर्म आता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, इन सभी रेजिस्टर्स की जगह पर अगर मैं सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टर्स का यूज करूं तो उस सिंगल रेजिस्टर्स का कितना वैल्यू होगा अगर ये सभी रेजिस्टर्स इस कंडीशंस में, यानी कि R1, R2 और R3 ये तीनों किसमें, सीरीज में लगे हुए हैं। और सीरीज में लगे हुए हैं तो इन तीनों का इकट्ठा वैल्यू कितना होने वाला है, उसे ही बोला जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दिस रेजिस्टर्स। एक बार फिर से समझते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स लगे होते हैं, इन सभी रेजिस्टर्स का इकट्ठा वैल्यू, एक वैल्यू, ये एक सिंगल वैल्यू कितना होगा, उसी सिंगल वैल्यू को बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ इस पूरे सर्किट में मैं R1, R2 और R3 तीनों अलग अलग अमाउंट का रेजिस्टर है और तीनों अमाउंट अलग अलग अमाउंट के रेजिस्टर को तीन अलग अलग अमाउंट के रेजिस्टर्स का यहाँ पर यूज किया हुआ है। अगर मैं तीन अलग अलग रजिस्टर का यूज नहीं करूं और इनके जगह पर सिर्फ एक ही रजिस्टर का यूज करूं तो वो कितना वैल्यू वाला रजिस्टर लगाऊं ताकि सेम वोल्टेज और सेम करंट जनरेट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम कहेंगे एक टर्म आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम कहेंगे द नेट अमाउंट of resistor of all resistors used in circuit, अब देखिए यहाँ पर इस रेजिस्टर का सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा,
तो मान लीजिए इस तीनों की जगह पर मैं सिर्फ एक रजिस्टर यूज कर रहा हूँ और उसका वैल्यू कितना आर इक्विवेलेंट, और इस आर इक्विवेलेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसे सेम अमाउंट की बैटरी से जोड़ा गया है और यहाँ से जो जनरेट हुआ करंट भी सेम है। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कौन हुआ, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हम कहेंगे ये भी किसके बराबर होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होना चाहिए। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होना चाहिए। बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है। अब चूंकि करंट तो पूरे सर्किट में सेम ही जा रहा है, तो I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ देखिए V1 के पास R1 है, V1 के पास क्या R1 है, करंट तो सेम है I R1। इसी तरह से यहाँ I R2 और यहाँ पर I R3। यहाँ ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ करंट क्या है, कॉमन आउट हो सकता है, यानी करंट I कॉमन आउट ले सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, I ये और ये I क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं मेरे पास जो बैठा रहा है क्या है, I इक्वल टू I तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया R इक्विवेलेंट, क्या बच गया R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू बोल सकते हैं हम R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर पूरी सर्किट कैसा हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, तो सीरीज में कनेक्टेड होगा तो R1 और R2 और R3 इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे और इसके लिए जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन आया है और इस इक्वेशन का यूज हम लोग करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, क्या सीरीज के कंडीशंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। इसे हम बोलेंगे एल्जेब्रिक सम। क्या बोलेंगे इसको, एल्जेब्रिक सम। यानी कि अगर मुझे सीरीज में से रेजिस्टेंस मिले और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो सारे रेजिस्टर का मैं क्या करूंगा, एल्जेब्रिकल सम कर दूंगा, वो सम ही कहलाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आइए इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स में क्या देखेंगे हम लोग। मान लीजिए अपने पास ये R1 है, ये R2 और ये V वोल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब इसको बैटरी से जब जोड़ दिया गया है दोनों को, तो कुछ करंट भी होगा, वो करंट I है, ये करंट I है। हमें पता है ये पूरा कैसा है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ होगा, वही करंट यहाँ होगा, यानी कि पूरे सर्किट में सेम अमाउंट का करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ओके, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये इसे मैंने 12 वोल्ट कर दिया और R1 को मैंने 2 ओम कर दिया और R2 को मैंने 4 ओम कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड आउट द current and potential difference at all resistors, ओके, at all resistors। क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहले अगर मुझे वोल्टेज, मुझे तो ये पता है कि अगर ये सीरीज में है तो करंट यहाँ भी वही होगा और यहाँ भी वही होगा, तो करंट तो दिया नहीं हुआ, करंट निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। लेकिन करंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, करंट निकालने के लिए हमें पता है बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाय आर। अब देखो V बाय आर, आर कौन सा लेना पड़ेगा, V तो यहाँ है, बैटरी ने कितना वोल्ट दिया, 12 वोल्ट दिया। अब 12 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट जनरेट हुआ ये तो निकालना पड़ेगा। इसके लिए मुझे ये पता करना होगा कि इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो पहले तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आखिर में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा तो कौन सा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, यहाँ तो एक R1 है जिसका वैल्यू दिया हुआ है, एक R2 है जिसका वैल्यू दिया हुआ है। तो हम कहेंगे कि यहाँ मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी इन दोनों को मिलाकर कितना रेजिस्टेंस बनने वाला है, टोटल अमाउंट, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है मुझे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये किसमें है, सीरीज में, किसमें है, ये सीरीज में है, इसलिए हम कहेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा।
तो ये 2 ओम और ये 4 ओम, 2 + 4 कितना हो गया 6 ओम, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो 6 ओम। वोल्टेज आपने को दिया हुआ कितना दिया है 12 वोल्ट। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ I इक्वल टू क्या होगा V/R। बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। V कितना 12, R कितना 6। तो हम कहेंगे कि मुझे मिलेगा 2 एम्पियर का करंट। कितना मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ 2 एम्पियर का करंट होगा यहाँ पर। ओके, 2 एम्पियर का करंट। अब देखिए 2 एम्पियर का करंट यहाँ है, तो यहाँ भी 2 एम्पियर ही होगा और यहाँ भी 2 एम्पियर ही होगा। तो यहाँ भी 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर। तो हम कहेंगे कि R1 यानी करंट R1 बराबर होगा करंट R2 के पास, और ये कितना है 2 एम्पियर। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस एट R1 और पोटेंशियल डिफरेंस एट R2 कितना होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए यहीं से बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होगा IR, V इक्वल टू IR। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए, तो R1 के लिए निकाल है, तो V R1 कर देते हैं। I1 R1 सॉरी I क्या है सेम है, तो I कितना है 2 एम्पियर, R1 कितना है 2। तो यहाँ पर मुझे 4 वोल्ट का, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 4 वोल्ट। चलिए R2 के पास देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R2। I कितना होगा 2 एम्पियर का ही होगा, और R2 कितना 4, R2 4, 4 दूनी 8 वोल्ट। जरा देखिए कितना मुझे बैटरी ने कितना वोल्ट दिया था 12 वोल्ट दिया था। अब यहाँ देखिए R1 के पास कितना ड्रॉप हो गया 4 वोल्ट, कितना बच गया 8 वोल्ट, और 8 वोल्ट कहाँ पर ड्रॉप हो गया, तो R2 के पास। और दोनों को मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो V इक्वल टू VR1 प्लस VR2 कितना हो गया 4 + 8 यानी कि 12 वोल्ट। क्या सेम अमाउंट का मुझे मिल गया, जितना दिया था क्या दोनों का ड्रॉप होने के बाद उतना ही मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे कि R1 के पास कितना ओम का रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो हम कहेंगे 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। R2 के पास करंट कितना है 2 एम्पियर, पोटेंशियल ड्रॉप कितना 8 वोल्ट, पावर रेजिस्टर कितना है तो 4 ओम। इस तरह से हम लोग किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है, चलिए देखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में क्या होता है, जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं वो सभी रेजिस्टर्स एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के समानांतर कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उन्हें बोला जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। फॉर एग्जांपल आइए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यहाँ देखिए एक रेजिस्टर R1, एक रेजिस्टर R2 और एक रेजिस्टर R3। देखिए ये तीनों ही रेजिस्टर एक ही पॉइंट से जुड़े, इन तीनों रेजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और इन तीनों ही रेजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल है वो एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये सभी क्या है, ये सभी एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड है, ये सभी एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड है। और इन सभी को मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। V वोल्ट का एक बैटरी है, इसका प्लस टर्मिनल इधर और माइनस टर्मिनल इधर। अब देखिए यहाँ पर V वोल्ट है, तो यहाँ पर भी V वोल्ट होगा और यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। यानी अगर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब इधर V वोल्ट है और इधर 0 वोल्ट है। अगर कि बीच में कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ, अगर बीच में न तो रेजिस्टर लगा हुआ है, ना तो कैपेसिटर लगा हुआ है, और ना ही
इंडक्टर लगा हुआ है, अगर कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है तो जो जो वोल्टेज का यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा, जो वोल्टेज इधर होगा वही वोल्टेज इधर भी होगा। अगर यहाँ रेजिस्टर लगा होता तो हम ये नहीं कह सकते थे कि यहाँ पर भी सेम अमाउंट का वोल्टेज होगा, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर वोल्टेज यहाँ पर जो है वही वोल्टेज यहाँ है, इसका मतलब है इसके पास भी वही वोल्टेज है जो वोल्टेज इसके पास है, और इसके पास भी वही वोल्टेज है। यानी यहाँ वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए इसके एक टर्मिनल के पास भी वोल्ट है, दूसरे टर्मिनल के पास 0 वोल्ट है। इस R2 रेजिस्टर के लिए भी इसका एक टर्मिनल के पास भी वोल्ट है, दूसरे टर्मिनल पर 0 वोल्ट है। R3 के लिए एक टर्मिनल पर भी वोल्ट है और दूसरे टर्मिनल पर 0 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या सेम है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, बट current is distributed. Why current is distributed? Because look here, इस बैटरी को लगाने से मुझे एक करंट मिला I और यहाँ तक करंट सेम है, लेकिन करंट को यहाँ पर 3 रास्ता मिल रहा है। यहाँ पर कितने रास्ते मिल रहे हैं? 3 रास्ते मिल रहे हैं। एक मान लीजिए R1 है, और दूसरा मान लीजिए R2 है, और तीसरा मान लीजिए R3 है। ठीक है, यहाँ भी सेम अमाउंट I1, I2 और ये I3। यहाँ करंट I इंटर हुआ और निकलेगा भी I अमाउंट का ही करंट। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड कौन हो रहा है? करंट। तो करंट I किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब देखिए इस तीनों रेजिस्टर की जगह पर अगर मुझे सिर्फ सिंगल अमाउंट का एक रेजिस्टर यूज करना होता तो उस रेजिस्टर का वैल्यू कितना लेना चाहिए था ताकि सेम वोल्टेज और सेम करंट मिले? तो उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं समझता हूँ, मानता हूँ कि ये क्या है, मान लीजिए ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी ये तीनों जो पैरेलल में लगे हुए इन पैरेलल का जो भी वैल्यू होगा इन तीनों का इकट्ठा वैल्यू, वो इकट्ठा वैल्यू कौन सा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसे बैटरी से साथ कनेक्ट कर दो और सेम अमाउंट का बैटरी कौन सा है? V है, V हो प्लस वाला, इससे करंट I हुआ। ठीक, ओके। अब यहाँ देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जो करंट ये I इसके बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। I इक्वल टू क्या होता है? V बाय R। क्या होता है? V बाय R। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट करंट है, तो ये V बाय R इक्वल R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। सबके पास V अमाउंट का इसलिए क्योंकि सबका वोल्टेज क्या है? सेम, बट इनका करंट अलग है, इनका करंट अलग है और इनका करंट अलग है। तो यहाँ देखिए क्या मैं वोल्टेज को कॉमन ले सकता हूँ? यस, डेफिनेटली ले सकता हूँ। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया आपके पास? R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये अपने पास एक इक्वेशन आया और इसी इक्वेशन के सहायता से हम पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपने पास इसका इक्वेशन आता है। इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। अगर मान लीजिए सिर्फ 2 ही रजिस्टर होता तो ये R1 और ये R2, करंट I, इधर से भी करंट I, बट यहाँ पर क्या होगा? करंट I1 चला जाएगा, इधर करंट I2 चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? यहाँ करंट को जाने के लिए 2 रास्ते हैं और यही करंट डिवाइडेड होगा, कुछ करंट इधर से चला जाएगा और कुछ करंट इधर से चला जाएगा। तो ये करंट I1 और ये करंट I2। ठीक है, तो चलिए इसके जगह पर क्या यूज कर सकते थे? 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। जरा इसका एलसीएम लीजिए, R1 इंटू R2 प्लस R1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2 और यहाँ पर 1 बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है,
ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको जरा पलट दीजिए, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, जब दो का केस हो, सिर्फ और दो रजिस्टर लगे हो और ये दोनों पैरेलल में लगे हो, तब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2।